बल्तिस्तान में साफ शफाफ इंतखाबात कराना है तो तहरीक इंसाफ को भी प्लेइंग फील्ड देना होगा। हमारा मकसद लीडरशिप आगे लेके आना है। हमारा मकसद नौजवानों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ को इन्हांस करना है। मैं अपना प्रोफेशनल लाइफ ब्रेक करके मैं अपना ऑफिस बंद करके 6 सालों से अपने हल्के के अंदर मौजूद हूँ। हम जेल भी गए लेकिन हमने अपने नज़रियात के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरजे साजिद अली और आप देख रहे हैं गिलगित क्षेत्राल मीडिया नेटवर्क। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में और हमारे साथ मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान के जाने माने सियासी शख्सियत जो कि वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गज़र का, और साथ साथ ये GDI-20 हल्का 2 से इलेक्शन कंटेस्ट इस साल इंशाल्लाह करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सफदर अली शराजी साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच आपके इस वक्त का। क्या कहना चाहेंगे गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से? क्या कुछ वहाँ पे हो रहा है? क्या कुछ तैयारियाँ अब तक आपने किया है अपने हल्के में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद साहब, आपका, आपकी पूरी टीम का और स्पेशली गिलगित क्षेत्राल मीडिया नेटवर्क का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ मदऊ किया और हमें अपनी जो नज़रियात है या आपने जो ख़यालात हैं वो हमारे नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो नया इदारा इस्टेब्लिश किया है उसके लिए मेरी तरफ से नेक ख्वाहिशात। जैसे कि आपने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आप सारे जानते हैं इंतखाबात का एक मौसम शुरू हुआ है और गिलगित बल्तिस्तान के 24 हल्कों में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के वर्कर्स अपने मुहिम चला रहे हैं। इसी तरह हमने भी अपने हल्के में, वो कि मैं वाहिद कैंडिडेट हूँ जो गुज़श्ता 6 सालों से, मेरा कैंपेन आज स्टार्ट नहीं हुआ है, मेरा कैंपेन 6 सालों से है। मैं अपना प्रोफेशनल लाइफ ब्रेक करके मैं अपना ऑफिस बंद करके 6 सालों से अपने हल्के के अंदर मौजूद हूँ और वक्तन फ़वक्तन जहाँ मेरी ज़रूरत होती है मेरे लोगों को, मेरे आवाम को, मैं हमेशा हम वक्त उनके साथ रहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना कैंपेन पहले से ही मुकम्मल किया, अब भी हम उसी पे लगे हुए हैं। देखिए, बदकिस्मती से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सियासी नज़रियात के फुकदान है। हमारे जो पॉलिटिकल वर्कर्स है या आप ये कहें कि जो सियासी लोग हैं उनके अंदर नज़रियात को आगे ले जाने का एक तसलसल है, वो बदकिस्मती से नहीं है, जिसकी वजह से हम अपने नज़रियात पर डटे नहीं रहते। हम हवाओं के रुख देख के हम इस्लामाबाद को देखते हैं, इस्लामाबाद को देखते हुए हम अपने रुख चेंज करते हैं, हम अपना क़ब्ला चेंज करते हैं और हम ये देखते हैं कि वफाक में कौन सी हुकूमत आएगी, मुझे क्या देगा और उससे मुझे क्या फ़ायदा पहुँचेगा। इस चीज़ को देखते हुए वो अपनी सियासी वाबस्तगियाँ तब्दील करते थे। ये नेक शगुन नहीं है, ये फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है, ये जो जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर्स है उनके लिए एक अच्छा मैसेज नहीं है। तो जैसे कि आपने कहा कि आप अपने नज़रियात के साथ डटे रहे, यकीनन आप सारे जानते हैं, आप साफ़ी दोस्त जानते हैं 2022 के बाद हमारी पार्टी के ऊपर जो बर्बरियत या आप फाशिज्म का जो दौर स्टार्ट हुआ उस वक्त से हम डटे रहे। हम जेल भी गए लेकिन हमने अपने नज़रियात के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जैसा कि आपके हल्के में हम वहाँ की कैंडिडेट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ पे खान अकबर खान साहब है, मीर जहान शाह साहब इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में उसने रिसेंटली ज्वाइन किया है। आप एक नौजवान सियासी नुमाइंदा वहाँ पे है, तो आपके लिए कैंपेन करना कितना मुश्किल है अपने हल्के में? पहली सवाल। दूसरा ये है कि हम अक्सर सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जो यूथ का रुझान है, जो यूथ का वाबस्तगी है वो आपकी तरफ ज़्यादा है, तो उसके पीछे वजह क्या है, रीज़न क्या है कि यूथ आपके साथ क्यों है, किस वजह से? साजिद साहब, जैसे कि आप 2 अशख़ास का आपने नाम लिया, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। हर एक इंसान का जमहूरी हक़ है कि वो सियासी प्रोसेस में आए, वो इलेक्शन लड़े, ये हर एक इंसान का हक़ है। आपने कहा कि आपके लिए क्या मुश्किलात हैं, मेरे लिए मुश्किलात कुछ भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि मैं 6 सालों से अवाम के दरमियान हूँ। अब फैसला अवाम ने करना है कि उसने कैसा नुमाइंदा चुनना है, फैसला अवाम ने करना है कि उसने किसके हक में रहना है, फैसला अवाम ने करना है कि उनके मुफाद के लिए कौन ठीक है। मैंने अपने तमाम वर्कर्स को, अपनी टीम को, स्पेशली सोशल मीडिया टीम को मैंने स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपने किसी की दिलादारी नहीं करनी है, आपने किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहना है, भले वो जितने भी हमारे ऊपर अटैक्स करें, भले वो जितने भी करैक्टर असैसिनेशन करें, आपने जवाब नहीं देना है। आपने मुआशरती इक़्तिदार को
देखते हुए आगे चलना है। हमारा एक ही टारगेट है कि हमने लोगों की सही मानों में खिदमत, असल हमारा मकसद 5 साल के लिए असेंबली पहुंचना नहीं है। बिल्कुल। हमारा मकसद लीडरशिप आगे लेके आना है। हमारा मकसद नौजवानों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज को इन्हांस करना है। हमारा मकसद जो सियासी जमहूरी निज़ाम है उसको स्ट्रेंथन करना है। बिल्कुल। बाय प्रोफेशनल आप एक वकील है, सियासत में आने का क्या मकसद था, क्या आपका विजन है, क्या मिशन है, क्यों आए सियासत में? क्योंकि आपने खुद बताया कि मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ख़त्म करके या उसको ब्रेक लगा के अपने पॉलिटिक्स में आ गए और हल्के की जो आवाम है उनकी आपने खिदमत करने को आपने ज़्यादा तरजीह दी। तो क्या क्या आपके जहन में क्या है और क्यों आपने ये चॉइस की? साजिद साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि हम ज़िला गदर की अगर बात करें तो 3 हलकों में अगर आपके 2 हलकों की हम बात करें, यासीन और शिकोमन पुनियाल की, तो वहाँ पे जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर पहले से मौजूद है। वहाँ पे वो लोग हैं जिनके अंदर सियासत करने की एक कंसिस्टेंसी है, तसलसल है, उसको आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू हमारे हल्के की अगर आप बात करें, बदकिस्मती से वहाँ पे कोई ऐसा तसलसल के साथ सियासत नहीं करते। वहाँ पे लोगों के छोटे छोटे जब इश्यूज होते हैं तो उनके सामने उनका लीडर नहीं होता है, उनके सामने उनका नुमाइंदा नहीं होता है, तो लोगों के अंदर एक मायूसी होती है। जब मैंने देखा, जब मैं यहाँ से छुट्टियों में घर जाता तो लोग शिकवा करते देखे, इलेक्शन लड़ते हैं, चले जाते हैं, और हमारे ये इश्यूज है, हमें सॉल्व करने के लिए, हमें आगे लीड करने के लिए कोई नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि मेरा मकसद इलेक्शन जीत की असेंबली के 5 साल को एंजॉय करना नहीं है। मेरा मकसद हम वक्त अपने आवाम के दरमियान रहना है। मेरा मकसद लीडर्स लेके आ गया ना, ये नहीं कि सफदर शराजी आज है तो 50 साल सफदर शराजी रहे, नहीं। हमारा मकसद नए जनरेशन को एक अच्छी सोच के साथ लीडरशिप लेके आना है। अगर बंदा सियासत करता है तो वो सियासत ही करे। ये नहीं होता है कि वो ठेकेदारी भी करे, वो कोई इदारा भी चलाए, और वो कुछ और जगहों में जाके कुछ और भी करे। जब इलेक्शन का मौसम आए, वो आए इलेक्शन प्रोटेस्ट करे, ये आवाम के साथ जुल्म है, ये इलाके के साथ ज्यादती है। इन तमाम अनासिर को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं अपने आप को डेडिकेट करता हूँ इलाके के लिए, आवाम के लिए। अच्छे वक्त हो, बुरे वक्त हो, मैं हमेशा आवाम के दरमियान ही रहूँगा और अपनी वसात के मुताबिक उनको लीड भी करूँगा और उन मसाइल को और कम करने के लिए या एड्रेस करने के लिए अपना किरदार अदा करूँगा। बुनियादी मसाइल के हवाले से अगर हम बात करें तो आपके हल्के में, स्पेशली हल्का 2 गज़र में, बहुत सारे मसाइल होंगे जो कि आपको इदराक है, आपको पता होगा। और साथ साथ गिलगित चित्राल जो एक्सप्रेस वे पे जिस तरह आपने स्टैंड लिया, जिस तरह आपने आवाम के साथ शाना बशाना खड़े होकर अपने उनके मसाइल को हल करने के लिए आपने जो इक़दामात की, जो कोशिशें की, आपके एफआईआर भी हो गए, आपको जेल काटना भी पड़ा, लेकिन आपने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आवाम के कंपनसेशन का मसाइल थे, उनके ज़मीनों की कटौती का मसाइल थे, तो किस हद तक आपने कोशिश की और कितने कामयाब हो गए आप आवाम को रिलीफ देने? साजिद साहब, अगर हल्के की हम बात करें तो बहुत सारे मसाइल हैं। अब 2026 के इस डिजिटल एरा में भी हम बुनियादी सहूलियात से बिल्कुल। तहसील फंडर में अभी तक जितने भी छोटे छोटे हेल्थ फैसिलिटीज यूनिट है, वहाँ पे अभी तक एक मेडिकल ऑफिसर नहीं है। हमने बारहा, आप सारे साफी दोस्त देखते हैं, लास्ट सितंबर में मैंने गिलगित सेंट्रल प्रेस क्लब के बाहर एक प्रोटेस्ट किया था, तो उस प्रोटेस्ट के नतीजे में एक डॉक्टर वहाँ पे भेज दिया, वो भी 2 महीने बाद चला गया। एक चीज़। दूसरी बात, अगर हम देखें तो वहाँ पे अभी तक 30 बेड 20 बेड का हॉस्पिटल नहीं है। लास्ट टेन्योर में 10 बेड का हॉस्पिटल बना था, अभी तक उसको ताला लगा है, उस PC4 उसके मंजूर नहीं हो रहा है, उसके लिए इक्विपमेंट्स नहीं खरीदे जा रहे, उसके लिए डॉक्टर्स हायर नहीं कर रहे। हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से ये बड़ा इशू है। अगर उसके साथ साथ अगर आप एनर्जी क्राइसिस की आप बात करें, बिजली की आप बात करें, बदकिस्मती से 98 में एक छोटा सा बिजली घर वहाँ पे बना था, आज तक वही है, आबादी बढ़ती जा रही है। वो इतना इशू है कि लोग 3-3, 4-4 घंटे के लिए बिजली आती है और फिर सर्दियों में पूरा जो है ना वो लोड शेडिंग में गुजारते हैं। एनर्जी क्राइसिस का बड़ा इशू है। हमारी कोशिश ये है कि अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो हमने 2 चीज़ों को फोकस करना है, बाकी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। हम जो बहुत कम लागत में वहाँ पे बिजली घर बनता है, आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज है, पानी है, तो हम वहाँ पे 2-3 बिजली घर बनाएंगे ताकि सर्दियों में जिन लोगों को मुश्किलात है, वो मुश्किलात से वो उनकी जान छूट जाए। और इसके साथ वहाँ पे अगर हम 50 बेड हॉस्पिटल
کیونکہ آپ دیکھتے ہیں جب برست ہمارا آخری گاؤں ہے وہاں سے ایک بندے کو اپینڈکس ہوتا ہے تو وہ اس خطرناک راستوں سے ہوتے ہوتے وہ گاکوش پہنچنے تک ایکسپائر ہوتا ہے. تو ہمارا یہ بھی ٹارگیٹ ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنے اقتدار میں اگر اللہ نے چاہا اگر رب نے چاہا تو ہم وہاں پہ 50 بیڈ ہاسپٹل بھی بنائیں گے. اسی طرح آپ نے کہا کہ گلگت چترال ایکسپریس وے کے حوالے سے آپ سارے صحافی دوست عینی شاہد ہیں کہ جس طرح 5 سالوں میں میں نے اس کے اوپر چیخا ہے, میں نے اس کے اوپر اسٹینڈ لیا ہے, آپ سارے جانتے ہیں. وہاں پہ اس وقت وہاں پہ اس کے کوالٹی کا ایشو ہے. ہم نے بارہا صحافی دوستوں کو ہم نے انشو میں کہا, ہم نے احتجاج میں کہا, ہم نے تعداد کی شکل میں کہا. اس کے علاوہ آپ سارے جانتے ہیں گلگت چترال ایکسپریس وے کے جب اس کا لاگت بنا تو وہاں پہ 4% انوائرمنٹل پروٹیکشن کے لیے دیا گیا تھا. لیکن یہ ادارہ اتنا مفلوج ادارہ ہے کہ وہ 4 ارب روپے تقریباً 4 ارب روپے مختص کرنے کے باوجود اس نے وہاں پہ کوئی کام نہیں کیا. دیسی جگاڑ سے بلاسٹنگ ہو رہا ہے, نیچے آبی حیات کو نقصان پہنچ رہا ہے, ایٹماسفیئر کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور آپ سارے جانتے ہیں وہاں پہ جو نایاب ٹروٹ مچھلی ہے ان کی نسل کو خطرہ ہوا, لیکن انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی نے کوئی کام نہیں کیا. اور جو اب جنون ایشو ہے جس کے لیے ہم بارہا پروٹیسٹ بھی کیا, ہم نے وفود لے کے بھی گئے, ہم نے احتجاج بھی کیا, ہم نے سب کچھ کیا, نہیں ہوا. کمپنسیشن کا ایشو ہے. ابھی تک بہت سارے جگہ ایسے ہیں جہاں پہ سیکشن 4 کے بعد کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے. ہم نے چیف سیکرٹری سے لے کے کل میری یہاں چیئرمین NHS سے ملاقات ہے, ہم نے ان کی کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جب تک ہمارے پیسے نہیں دیں گے یانگل سے لے کے برست تک ہم کام کرنے نہیں دیں گے. قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کی زمین اٹھاتے ہیں تو اس کو معقول معاوضہ دے دیں, اس کے بعد آپ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. لیکن یہ قانون کے ہی اگینسٹ جا رہے ہیں, یہ خود جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں. ہم نے بہت برداشت کیے اس لیے کہ چلو یہ علاقے کی ترقی کا ضامن ہے, اس علاقے میں خوشحالی آئے گی, ہماری زندگی آسان ہوگی. ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے برداشت کیا. اب ہم نے کلیئرلی بتا دیا ہے کہ اپریل میں جب تک ہمیں پیسے نہیں ملیں گے یانگل سے لے کے برست تک, اسپیشلی اس سے نیچے بھی جو میرا حلقہ شروع ہوتا ہے BRC, گو کہ وہاں پہ کافی جگہوں میں پیمنٹ ہوئی, اس کے اندر اس کو بار بار ذکر نہیں کر رہا ہوں, لیکن ہمارا حلقہ BRC سے سٹارٹ ہے. جہاں پیسے دیا ہے وہاں کام کریں گے, جہاں پیسے نہیں دیا ہے 100 میٹر دور کی بات ہے. میں ہر جگہ میں یہ کہتا ہوں بیلچہ بھی نہیں لگے گا. یہ آپ کے پروگرام کی توسط سے میں ان کو دوبارہ ان کو پیغام دے رہا ہوں. حلقے کی عوام کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ جیسے سیاسی کارکن آگے ہے, لیڈرز آگے ہے. ہمارے گلگت بلتستان میں اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 95-96 جو ہمارا لٹریسی ریٹ ہے, لوگوں کے اندر شعور ہے, نوجوانوں کے اندر شعور ہے. کیا وجہ ہے, کیوں اپنے حقوق کے لیے وہ کھڑے نہیں ہوتے, کیا وجوہات ہے اس کے پیچھے, کیا ہو سکتا ہے؟ وجوہات یہ ہے کہ آپ کا کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو ان کو 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ لے کے آئے, ان کو ایسا ایک مرکز پہ لے کے آئے کہ جہاں وہ اکٹھے ہو اس سے آگے بڑھے. لیکن وہاں پر یہ ہے کہ ہر بندے نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا رکھی ہے, جس کی وجہ سے یوتھ تقسیم ہے. خالد خورشید صاحب سے آپ کی ریسنٹلی میٹنگ ہوئی تھی, ملاقات, آپ کے ساتھ بہت سارے سیاسی شخصیات تھے جو کہ گلگت بلتستان کے متوقع جو ٹکٹ ہولڈرز بھی اگر ہم کہیں تو کیا وہاں پہ ڈسکشن ہوئی, ٹکٹس کے حوالے سے تھا یا اور کوئی مسائل کے حوالے سے تھا؟ خالد خورشید آپ جانتے ہیں وہ گلگت بلتستان کی پہچان ہے. میرے خیال میں نیشنل سطح پر گلگت بلتستان کے کسی بندے کو سپیس ملا ہے تو وہ خالد خورشید ہے. اگر نظریے پہ ڈٹ کے اپنے وزارت اعلیٰ جس نے قربان کیا اس کا نام خالد خورشید ہے. ہماری میٹنگ پارٹی امور کے حوالے سے تھی, آمدہ الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے تھی. ٹکٹ کے حوالے سے یہ کہ ہمارا ایک جمہوری پارٹی ہے, ہماری پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے. ٹکٹ کا پروسیس شروع نہیں ہوا ہے, اناؤنس ہو گیا ہے, اپلیکیشن دے کے کینڈیڈیٹس آئیں گے. اس کے بعد پارٹی ڈیسائیڈ کریں گی کہ کس کینڈیڈیٹ کو کہاں سے کھڑا کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. اور آپ کی پارٹی کی طرف سے ایک اور چیز میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو صوبائی صدر ہے اس کے اوپر ایک فیک کیس بنا کے اس کو اپنے صوبے سے دور رکھا گیا ہے. ہمیں ایکول پلینگ فیلڈ چاہیے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں صاف شفاف انتخابات کرانا ہے تو تحریک انصاف کو بھی پلینگ فیلڈ دینا ہوگا. ادروائز سب جانتا ہے, بچہ جانتا ہے, بوڑھے کو پتہ ہے کہ ووٹرز تحریک انصاف کی. اگر اسی طرح ہمارے صوبائی صدر کو دور رکھیں گے, اسی طرح ہمیں سپیس نہیں دیں گے, اسی طرح ہمارے لیے ایکول پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے تو میرے خیال میں عوام کبھی اس الیکشن کو قبول نہیں کریں گے. یوتھ کے لیے اگر آپ
सीट आपकी आप जीत जाते हो अपने हल्के से, तो यूथ के लिए आपका क्या किरदार होगा और यूथ को आप क्या मैसेज देंगे कि क्या यूथ का क्या किरदार होगा गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली में, खासकर आपके हल्के में? बहुत ही आखिर में आपने बहुत ही प्यारा सवाल पूछा और गो कि मेरा जो स्ट्रेंथ है वो भी यूथ है। मैं यूथ को लेके ही आगे जा रहा हूँ। यकीनन बड़ों की शफ़क़त हमारे सरों पे है ही। मैं यूथ को ये मैसेज दूंगा कि आपने इस इलेक्शन में अपना किरदार अदा करना है। जब तक यूथ किरदार अदा नहीं करेंगे तो लीडरशिप आगे नहीं आएगी। इलाके के अंदर जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व नहीं होंगे। यूथ से मैं ये कहूँगा कि आपने हर हाल में जमहूरी प्रोसेस में हिस्सा लेना है। आपने हर हाल में एक अच्छे अंदाज में, मुनज़्ज़म अंदाज में, एक ज़िम्मेदार, ख़बरदार और वफ़ादार शहरी की हैसियत से आपने मुआशरे में लोगों को अवेयरनेस देना है और आपने मुआशरती इक़दार को सामने रखते हुए अखलाक़ियात, बाएचरगी, जो हमारे मुआशरे की खूबसूरती है, उन चीज़ों को सही तरीके से समझते हुए, उनको मलहूज़ ख़तर रखते हुए आपने कंपेयर करना है। आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, हल्के की आवाम के लिए क्या छोटा सा मैसेज होगा? हल्के की आवाम के लिए मेरा ये पैगाम है कि आपने इस दफ़ा मुत्तहिद होकर आपने उस कैंडिडेट को आगे लेके आना है जो इलाके के लिए मुफीद हो, जो आपके लिए मुफीद हो और जो आपके जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं उनको हल करने की सलाहियत रखता हो। और सबसे अहम चीज़ ये है कि वो बंदा, वो नुमाइंदा जो हमेशा आपके दरमियान होता है, हमेशा आपके दुख दर्द में शरीक होता है, आप उसको आगे लेके आए। और उसके बाद जीतने के बाद ये ना कहे कि ये जीत गया, ये इसका काम नहीं। जीतने के बाद टीम वर्क की सूरत में जहाँ जहाँ आपके इश्यूज़ हैं, जहाँ जहाँ आपके मसाइल हैं, उस बंदे से हल कराना भी आपका काम है। आपके हाथ में होना चाहिए कि आपने उस बंदे से कैसे काम लेना है, कब लेना है और सबसे पहले कौन से काम लेना है। आवाम ने 5 साल भी उसका जो है आपने उसके साथ जुड़े रहना है और उसको आगे लेके जाना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त दे दिया। सफदर अली शराजी साहब जो कि आज हमारे मेहमान थे, अपने हल्के के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से हमने डिटेलन गुफ्तगू की। मुझे उम्मीद है कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में सबसे पहले तो यूथ वहाँ पे अपना किरदार अदा करेगी और सेकेंडली मैं रिकमेंड करूँगा कि जितने भी वहाँ पे हमारे 24 हल्के बनते हैं, अगर वहाँ से आप नौजवान जो क़यादत है उनको अगर आप मौका दे के आप आजमाएंगे, क्योंकि हमारे जो पिछले जितने भी हमारे सीनियर पॉलिटिशियंस थे उन्होंने बहुत सारी बारियाँ ली है और उन्होंने काम भी अच्छा किया, किसी ने अच्छा किया, किसी ने बुरा किया, वो अलग उसके हवाले से डिस्कशन है। लेकिन इस बार मैं स्पेशली मैं गुजारिश करूँगा, क्योंकि यूथ इस पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से भी ज़्यादा है, अगर हम यूथ को मौका देंगे, शराजी जैसे इस तरह के नडर क़यादत को हम आगे लेके आएंगे, जो अपने हल्के में अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ब्रेक लगा के अपने हल्के की आवाम की खिदमत करना चाहा, 5-6 सालों से वो हल्के में मौजूद है और अपने बुनियादी मसाइल पे वो बात कर रहा है, तो यकीनन ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा और गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की में और लोगों के बुनियादी मसाइल हल करने में मेरे ख्याल में इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता है। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।